हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर को। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये आपका 50 अंक का पेपर होता है, 2 घंटे के इसमें आपको समय मिलता है। ये पूरा पेपर आपको आज की इस क्लास में देखने के लिए मिलने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। निश्चित रूप से इन क्वेश्चन से आपको जो कोई प्रश्न है वो परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप इन सीरीज़ को अटेंड करते हैं एंड तक, जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमारे साथ बने रहेगा, निश्चित रूप से परीक्षा में आपको लाभ मिलने वाला। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी, कब की गई थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना थी ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 में हुई थी। तो आपको बताना होगा जो पोषाहार वितरण योजना है, ठीक है, MDM, इसकी जो शुरुआत थी, जो स्टार्टिंग थी वो 15 अगस्त 1995 से की गई थी। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था। तो आप बताएंगे कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या है? यानी कि जो एजुकेशन है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट यानी कि राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी अब कानून बनाने का अधिकार है शिक्षा एजुकेशन के मामले में। तो ये जो आपका एजुकेशन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये कब समवर्ती सूची में इसे स्थान दिया गया? तो आप बताएंगे कि इसे 1976 में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, NCT का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आप बताएंगे नई दिल्ली में। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षा आयोग, ठीक है, जो कि 1964 और 66 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री DS कोठारी। कौन? श्री DS कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया था। तो ये तो बहुत ही हलवा आसान क्वेश्चन है, इसे तो आप बता ही देंगे कि 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में हमारा जो संविधान था भारत का वो लागू किया गया, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसी के साथ तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 7, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य आखिर है तो है क्या? तो आप बताएंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जो उद्देश्य है वो प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्या कराना है? उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं यहाँ पर उपलब्ध कराना है सभी प्राइमरी स्कूलों में। तो यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी। बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब स्टार्ट की गई। तो ये आप बताएंगे कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना थी ये सन 2004-05 से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, जिस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत बालिकाओं को यहाँ पर जो शिक्षा है वो दी जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9, ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, गांव में जो शिक्षा के लिए कमेटी बनाई जाती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि जो गांव में शिक्षा कमेटी बनाई जाती है उसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। ठीक है, कितनी होती है? 5। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपका 10, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डाइट, जो डाइट होता है, ठीक है, डाइट बहुत सारे स्टूडेंट्स डाइट से होंगे। ठीक है, तो डाइट के कार्य क्या क्या होते हैं? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगर आपसे डाइट की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान, ये डाइट की फुल फॉर्म होती है। तो आप बताएंगे डाइट का कार्य क्या होता है। इसमें बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बीटीसी, जिसे बीटीसी पहले बोलते थे, वर्तमान समय में डीएलएड बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बीटीसी या डीएलएड, ठीक है, एक ही बात है। तो डीएलएड यानी कि बीटीसी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सेवारत प्रशिक्षण भी होता है, यानी कि जो शिक्षक सेवा में हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि जो टीचर बन चुके हैं अभ्यर्थी, ठीक है, जो टीचर हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो स्पेशल बीटीसी कोर्स चलाए जाते हैं, उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। तो यानी कि ये सभी कार्य कराए जाते हैं डाइट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगा ही देंगे, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आप मारिएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। अधिनियम कब पारित हुआ था, केवल आपको ये बताना है, ठीक है, और कब लागू हुआ था उसकी डेट अलग है। तो यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये सन 2009 में पारित हुआ था। ये यहाँ पर आपको बताना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा रहा है कि छनाई का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, छनाई का सिद्धांत, ठीक है। तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था। तो आप बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद है, ठीक है, इसका जो गठन था वो सन 1972 में किया गया था। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। समय ज़्यादा नहीं है आपके पास, बहुत ही कम समय बचा हुआ। आपकी परीक्षा अगले महीने में स्टार्ट होने जा रही है। अपने परीक्षा कार्यक्रम नोट कर ही लिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी बनाए रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो अभी आपने ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। उसमें आपसे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो आपको पता ही होगा जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही गवर्नमेंट कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका अगला है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपको पता ही है। समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं वो रखे जाते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के जो सूची है उसमें ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय को रखा गया है जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो संघ सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो कानून बनाती है केवल संघ सूची के विषय पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15 है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था। तो ये यहाँ पर आपको बताना है जो प्रोफेसर यशपाल समिति का जो गठन है वो भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था। तो इसमें आप बताएंगे कि मार्च 1992 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी का जो गठन था वो किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ आप क्लास में एंड तक, और शेयर भी करती रहिएगा अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी बहनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। इसी के साथ हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या आपका 16। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको पता ही होगा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 15 ही आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 10 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएँ दी जाती हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर स्कूलों को, ठीक है, जिसमें आपका लघु औजार किट हो जाता है, गणित किट हो जाता है, ब्लैक बोर्ड हो जाते हैं, शिक्षा के लिए उपकरण हो जाती हैं, सारी चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत स्कूलों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है SOPT का पूरा नाम क्या है। तो बताएंगे कि स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ठीक है। SOPT का पूरा नाम क्या बताएंगे आप, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, हिंदी में आप बता सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, ठीक। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। तो आप बताएंगे कि जो कलकत्ता मदरसा है इसकी स्थापना सन 1781 ईस्वी में भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंगस, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस इन्होंने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 19, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A, ठीक है, संविधान का भाग कौन सा है 3, जिसमें अनुच्छेद 21A आता है और इस अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बताया गया है, यानी कि जितने भी इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी
और ये अनिवार्य है, ठीक है, ऐसा नहीं है वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये अनिवार्य है, ठीक है। माता पिता के यहाँ पर कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें और गवर्नमेंट का यहाँ पर ये कर्तव्य है कि वे उन बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 20, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो आप बताएंगे कि 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र था वो प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 21, कस्तूरबा गांधी बाल आवासीय जो बालिका विद्यालय होता है, ठीक है, जो विद्यालय होते हैं जो कस्तूरबा गांधी की आवासीय बालिका विद्यालय योजना उसके अंतर्गत ही संचालित किए जाते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो बताया जा रहा है कि विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद डाइट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है, उस पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा कमेटी के द्वारा की जाती है, ठीक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस पर आपको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन पर आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ये क्वेश्चन 99% आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। तो आप बताएंगे जो अपव्यय होता है उससे हमारा तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स है वो अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी नहीं करता है और उस प्राथमिक शिक्षा को पूरी करने से पहले ही शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय को छोड़ देता है, ठीक है। मान लीजिए उसने 2nd क्लास कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया, उसने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, तो उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया और बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसे हम क्या बोलते हैं? अपव्यय बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा अवरोधन, ठीक है, ये है आपका अवरोधन यहाँ से। तो बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना, यानी कि कोई बच्चा यदि फेल होता है और दोबारा से उसी क्लास में रह जाता है तो उससे क्या बोलते हैं? अवरोधन, यानी कि कहीं ना कहीं अवरोध है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना अवरोधन कहलाता है। और यदि कोई बच्चा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बीच में ही पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चला जाता है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, उससे हम बोलते हैं अपव्यय। दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में दोनों में से दोनों ही आ सकती हैं, कोई भी एक डेफिनेशन भी आपके लिए परीक्षा में आ सकती है लिखने के लिए। प्रश्न क्या है अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर पूछा जा रहा है इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है। तो 20 सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली में। अगला प्रश्न आपका, प्रथम चरण में DPEP, ठीक है, DPEP, ठीक है, ध्यान रखना आपको, DPEP देश के किन किन राज्यों में लागू किया गया? तो DPEP के प्रथम चरण के अंतर्गत यहाँ पर देश भर के 7 राज्य हैं, ठीक है, जिनका चयन किया गया, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। इसके बाद आपका उपर्युक्त राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, DPEP की फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये DPEP की फुल फॉर्म है, ये शुरू किया गया था 42 जनपदों में। इन 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। प्रश्न संख्या 25 है, इस बाल कमेटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, ठीक है, क्या स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना ही यशपाल कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा, यहाँ पर प्रोफेसर यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था मार्च 1992 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया? तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। किसको? विचारों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, वस्तु को कम महत्व दिया गया। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या आपका 28, ठीक है, पूछा जा रहा है कि बालक और बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बाल श्रम कहते हैं। कोई भी बालक या बालिका है उसके जो अधिकार है जब उनका हनन होता है तो उन्हीं को हम बाल श्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है 29, सीमेट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद है। वर्तमान समय में इसे प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका SCERT, ठीक है,
SCERT, ठीक है। इसका पूरा नाम आपको बताना है, तो पूरा नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये यहाँ पर आपको पूरा नाम है। इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। कहाँ से? टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी गई, इन्हें भी आपको तैयार कर लेना परीक्षा के लिए। और लास्ट में आपको आंसर की भी दे दी गई, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की भी यहाँ पर आपको दे दी गई। तो इस PDF फाइल को जरूर डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। आज की इस क्लास को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for watching this